Namaskar, this is Kapildev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapildev Sharma. This time with another practice set for SSC examinations. Be it your SSC CGL, stenographer, CPO, CHSL or any other examination conducted by SSC. ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है जिसका वीडियो प्रैक्टिस के लिए मैंने कल अपलोड किया था जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस थे। इस वीडियो में उनके आंसर्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। अगर आप नए हैं तो आप इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और भी प्रैक्टिस सेट आपको बाखूबी मिल जाएंगे, ना सिर्फ एसएससी बाकी बैंक एग्जामिनेशंस के लिए भी। तो स्टार्ट करता हूं इस सेशन को जिसमें सेकंड प्रैक्टिस सेट, इससे प्रीवियस वन भी है और प्लेलिस्ट में आपको अपकमिंग भी मिल जाएंगे। ओके, सो यू कैन चेक देम। You can follow me on social networking websites as well if you want to and feel comfortable. This is my Instagram handle with the same name Kapil Music Boy. Twitter भी उसी नाम से है Kapil Music Boy. हाँ, टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिए for studies because वहाँ पर अपनी डाउट्स आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं और चैनल भी इसी नेम से है तो आप मुझे जरूर ज्वाइन कीजिएगा विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, जिससे कि मेरी रेगुलर क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको जरूर मिलते रहें। सो प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। इफ यू वांट टू फॉलो माय फेसबुक पेज एज वेल विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। And of course, please follow me at Unacademy, India's largest and cheapest online learning platform, जहां पर के बैंकिंग स्ट्रीम में मैं प्लस एजुकेटर हूं। तो आप मुझे वहां अगर बैंकिंग के हैं तो जरूर फॉलो कीजिएगा। किसी भी एग्जाम के हैं तो कुछ स्पेशल क्लासेस रहती हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अटेंड कर सकते हैं। अगर आप बैंक के हैं या किसी भी स्ट्रीम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो मेरा रेफरल कोड कपिल सर यूज करके टोटल अमाउंट से पहले फ्लैट 10% डिस्काउंट जरूर पा सकते हैं। स्टार्टिंग दिस सेशन ऑफ पैराजंबल्स, ये कुछ बेसिक्स मैंने आपको डिटेल में फर्स्ट वीडियो में मार्क किए थे, बार बार इनको बोलना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक मिनट में जरा सा वापस रिकॉल करना चाहूं कि हाँ, जनरली जो ओपनिंग स्टेटमेंट यानी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन उसमें किसी और चीज का नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी द इंडिपेंडेंट एंड डिस्क्रिप्टिव वन। ज्यादातर प्रोनाउंस से स्टार्ट नहीं होता, ये वीडियो स्पेसिफिकली एसएससी के लिए है तो 99% एसएससी में प्रोनाउंस से स्टार्ट नहीं होते। बैंक और कैट का लेवल अपने आप में स्टैंडर्ड है। ज्यादातर फर्स्ट स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म नहीं होते हैं, वर्ड्स ऑफ कंट्यूएशन नहीं है, कंटिन्यूएशन नहीं है और अगर कोई नेम पर्सन या कंपनी से स्टार्ट होता है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। एक्रोनिम्स फॉलो कीजिए अगर किसी का डिस्क्रिप्शन है और उसी को एक्रोनिम में लिखा गया है, जैसे यूएसए, जैसे एलईडी, ऐसे किसी भी शब्द से वो बाद में लिखा जाएगा, आपको पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जरूर मेंशन करना होगा। टाइम को हमेशा फॉलो करके चलिए। ज्यादातर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो चीजें पास्ट की हैं वो पहले लिखी जाती हैं, जो चीजें प्रेजेंट को दिखाती हैं वो उसके बाद, और अक्सर रिजल्टिंग फ्यूचर लास्ट में लिखा जाता है। इसी में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी डाल सकते हैं कि पहले किसी प्रॉब्लम का जिक्र करते हैं, उसकी एनालिसिस बताई जाती है और फाइनली उसका सोल्यूशन दिखाया जाता है। हाँ, आप किसी एग्जाम्पल को अगर रखना चाहें तो वो हमेशा उसकी हाइपोथेसिस या फिर थियोरी के बाद होने चाहिए कि इस बात का एग्जाम्पल मैं बाइबल से फॉर एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं, ऐसा कहा गया था, उन्होंने ऐसा किया, ईटीसी। एग्जाम्पल्स जनरली थियोरी के बाद मेंशन किए जाते हैं। हाँ, एसएससी या बैंक या कोई भी पैराजंबल हो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो, आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स काफी हेल्प करते हैं। अगर किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, जनरली हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। वापस उसी चीज को रिकॉल करने के लिए डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे शब्द दीज पीपल, दोज पीपल, सच पीपल, ये हमेशा किसी को जरूर रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्दर रिकॉल करने के लिए इनके पहले इनको डिस्क्राइब कर दीजिए, बाद में आप दीज पीपल, दोज पीपल को रिकॉल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 40-60 मैंने कई बार कहा, हालांकि ये चीज बैंकिंग के पैराजंबल्स के लिए काफी इंप्रेसिव है, एसएससी के सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स में भी काम आती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होगा कि पिछले स्टेटमेंट का जो 40% फ्रैक्शन है वो अगले स्टेटमेंट के 60% से जरूर मैच करेगा। डायरेक्टली वर्ड्स भी मैच कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस आपका कॉन्टेक्स्ट भी मैच जरूर कर सकता है और वो आपको लिंक देता है कि आप उन दोनों को हमेशा साथ में रखें। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आप जज कर सकते हैं कि एसी या फिर सीए में से कौन सा प्रायोरिटी में फर्स्ट आ सकता है। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप प्रैक्टिस करते रहिए बिकॉज प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ प्रैक्टिस से आप इन चीजों को प्रिसाइज और एक्यूरेट कर सकते हैं। अगर शुरू में नहीं बनता है, इजी वन सॉल्व करें। मैंने कई बार कहा है कि जो एसएससी के हैं वो बैंकिंग के पैराजंबल सॉल्व जरूर कीजिए। एसएससी की एक्यूरेसी आपकी लगभग 100% हो जाएगी। जिनको मैं पढ़ाता हूं ऑफलाइन वो लोग इस बात को वेरीफाई कर चुके हैं। ध्यान रखिए, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं कि टीचर्स हमेशा सही कर लेते हैं। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है पहले इजियर वन से स्टार्ट कर लीजिए एंड प्रैक्टिस विद पेशेंस इज द की टू सक्सेस। स्टार्ट करता हूं कई ऐसे क्वेश्चंस जो एसएससी ने ही अपने एग्जाम्स में पूछे हैं, अदरवाइज आपके वर्ड्स होंगे ये इजी है, डिफिकल्ट है, ईटीसी। आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल द वेरी फर्स्ट थिंग।
चूंकि एसएससी में आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो आप ऑप्शंस को जल्दी से यानी हाफ पैसेज सॉल्व करने के बाद, रीअरेंज करने के बाद उसको ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप इसमें एक्यूरेसी भी इंप्रूव करें और टाइम सेव करें जो आप बाद में क्लोज टेस्ट या फिर आरसी को दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी के हिसाब से रीअरेंज करने में टाइम लग सकता है। आई थिंक सो 30 सेकेंड से ज्यादा इनमें नहीं लगना चाहिए। द वेरी फर्स्ट वन, या एक चीज और, सॉरी कि मैं ये कल वीडियो डाल चुका था, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो कल इसका मैंने वीडियो अपलोड किया था, आप उससे कर लीजिए, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस हैं। और यही मेरा पैटर्न है कि मैं पहले क्वेश्चंस अपलोड कर देता हूं, नेक्स्ट डे उसका सोल्यूशन है। तो इस वीडियो के बाद भी आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, कल उसका वापस सोल्यूशन आपको बाखूबी मिल जाएगा। स्टार्टिंग दिस सेशन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो एक और वीडियो अवेलेबल है इसी प्लेलिस्ट में, पहले प्रैक्टिस करके खुद के आंसर्स को मैच जरूर कर सकते हैं। स्टार्टिंग द फर्स्ट वन, young boys and girls seem to have become inordinately addicted to these sites। अभी आपसे कहा था कि these sites, पहले मुझे बताइए कौन सी sites की बात आपने की है। The parents, teachers and the government must look into the problems, कौन सी, being caused by these networking sites। ये कहीं साथ में आ जाएंगे these sites और these sites, but कौन सी sites, and must formulate a strategy either to curb or completely stop it fast growing negative influence। ठीक है, ये मुझे सोल्यूशन दिख रहा है कि पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चों को समझा पाए कि ऐसी वेबसाइट से दूर रहें, या फिर जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है कम कर दें उन चीजों को। तो ये कहीं बाद में आएगा, फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दीज साइट्स और दीज साइट्स का जिक्र है। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, सोशल मीडिया, इंटरनेट, नेटवर्किंग साइट्स। अब समझ आए किस साइट्स की बात की जा रही थी, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर हैव बिकम सोर्स ऑफ मेजर डिस्ट्रैक्शन। एसएससी है, इतना डिटेल नहीं पूछती, माफ कीजिए। तो मार्क कर सकता हूं कि शायद यही फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, बिकॉज पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, मीडिया, इंटरनेट, नेटवर्किंग साइट जैसे कि फेसबुक और ट्विटर ने आजकल बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रखा है। पी हो नहीं सकता, क्यों हो नहीं सकता, एक बार एस को और पढ़ लेते हैं। दे अक्सर प्रोनाउन से पहला स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं होता, तो इसको पढ़ने से पहले मुझे प्रूव हो गया कि हाँ आर से स्टार्टिंग है। दे आर थॉटलेसली एंड यूजलेसली वेस्टिंग देयर प्रेशियस टाइम ऑन दीज साइट्स। अब ये दे किसके लिए है, मुझे लगता है शायद स्टूडेंट्स के लिए ही होगा। तो स्टार्टिंग आर से है, कहीं उसके बाद इन दीज साइट्स का हो सकता है भैया यंग बॉयज एंड गर्ल्स बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, ये उनका टाइम खराब करती है और मैं पेरेंट्स को उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। मेरा रफ आंसर है, जल्दी से ऑप्शंस को, ये समझाने में टाइम लगा इतना, मेरा रफ आंसर है कि आर से स्टार्ट कीजिए और कहीं क्यू पर फिनिश कर दीजिए। मैं पहले ऑप्शंस देखूं, आर से स्टार्टिंग, क्यू पर फिनिशिंग, आर से स्टार्टिंग, क्यू पर फिनिशिंग। टाइम सेव कीजिए। आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल, आर से स्टार्टिंग सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और आशा रखता हूं टीयर 2 सीजीएल 20 क्वेश्चंस जो आरसीएस के आते हैं इनमें से आप 20 क्वेश्चन जो आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट के आते हैं इनमें से 4 से 5 ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्शन स्टार्टिंग सिर्फ एक ही मिलेगी। तो अगर आप इसको टाइम खराब करें, मैंने कई बार कहा, फर्स्ट है वापस कह दूं कि इसको पूरा रीअरेंज करने में टाइम खराब मत कीजिए कि आर आएगा फिर पी आएगा या क्यू आएगा, एस भी तो आ सकता है। टाइम सेव कीजिए, आर से स्टार्टिंग एक और कर लीजिए। अक्सर ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलते, लेकिन 4-5 बार ऐसा भी मिल जाता है। आउट ऑफ 20 मुझे एक ही ऑप्शन मिला जिसमें आर से स्टार्टिंग है, बाकी किसी में आर से स्टार्टिंग नहीं है। मस्ट बी द आंसर, आई एम सेइंग मस्ट बी द आंसर। मैं एक बार वेरीफाई कर लूं, हाँ जी वही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसाइकलिंग basically involves turning used materials that are labeled as recyclable over to your local waste facility designed in a disposal container as recyclable materials to be taken and reused as a material for a new purpose। मुझे तो पूरा डिस्क्रिप्शन ही लग रहा है कि रिसाइकलिंग क्या होता है, ऐसा होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा, इस वीडियो में भी कहा, यूएसए क्या है, पैसेज में मुझे यूएसए भी नहीं पता। कॉमन सेंस वहां ना लगाएं, दिए गए ऑप्शंस के बीच प्रायोरिटी पुट कीजिएगा, उनको रीअरेंज कीजिए। तो मैं नहीं जानता रिसाइकलिंग क्या होती है, मुझे नहीं पता बीसीसीआई क्या है, मैं नहीं जानता यूएसए क्या है। सेंटेंस मुझे डिफाइन करेंगे ये चीजें क्या होती हैं। डिस्क्रिप्टिव है, शायद फर्स्ट हो सकता है, बाकी मैंने और नहीं पढ़े। नॉट ओनली आर नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड बट रिसाइकलिंग एफर्ट्स, ये कहीं बाद में आएगा बिकॉज रिसाइकलिंग का जिक्र पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किया जा चुका है। मैं इसको बाद में पढ़ लूं, जल्दी से कॉन्टेक्स्ट देख लूं। दे कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एडिशनल वेस्ट एंड नॉट हार्म द प्लैनेट बट फ्यूचर जनरेशंस एज वेल, शायद बाद में लिख देंगे इसको। अ रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट, वो रिसाइकलिंग हो गई, शायद कोई ऐसा प्रोडक्ट इज टर्न्ड बैक इनटू अ रॉ फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू एंड डिफरेंट प्रोडक्ट। मुझे दिख रहा है कि उसको रीयूज करने की बात की है, और मुझे दिख रहा है कि इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू एंड डिफरेंट प्रोडक्ट। रिसाइकलिंग से आप रीयूज कर सकते हैं किसी भी चीज को एक नए पर्पस के लिए, और इसी प्रोसेस को एक प्रोडक्ट के तौर पर शायद यहां दिखाया है। आई होप सो। एक और रह गया अभी, पी आर साथ में होने चाहिए। ठीक है, द नेचुरल रिसोर्सेज, एक सेकेंड,
Q और S भी तो साथ में होंगे, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, बट जल्दी से टाइम सेव करना है, हर बार आपसे कहा फॉर एसएससी एग्जामिनेशंस, वैसे हर एग्जामिनेशन में। तो नेचुरल रिसोर्सेज का जिक्र यहां पर है, नेचुरल रिसोर्सेज का जिक्र यहां पर है, S और Q साथ में हो जाएंगे, R और P साथ में हो जाएगा। On our planet are limited, we must make the most to conserve, recycle and reuse whenever possible। ये भी ठीक है, ये भी फर्स्ट हो सकता है। जरा एक काम करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस हैं मेरे पास, P से स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबली इसके साथ में R होना चाहिए, ये बात तो श्योर है, P और R साथ में आएंगे, Q और S साथ में आएंगे। मेहनत ना कीजिए, QS होगा, SQ होगा, आपके पास ऑप्शंस हैं। बैंक होता तो आपको रीअरेंज करना पड़ता। स्टार्टिंग विद P एक ऑप्शन है, नहीं है। स्टार्टिंग विद P एक और ऑप्शन है, नहीं है। प्रायोरिटी यहां बना लीजिए, P के बाद S। P के बाद S में नेचुरल रिसोर्सेज की बात ही नहीं की गई। 100% फर्स्ट वन इज द आंसर। P किसी प्रोडक्ट को वापस यूज करने की बात की है, रिसाइकल करने के बाद, और उसी प्रोडक्ट को हम नई फॉर्म में बना सकते हैं एक अलग प्रोडक्ट के तौर पर भी। तब आप इस बात को फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे लिमिटेड हैं, तो क्या उनको भी रिसाइकल किया जा सकता है, जिससे हमारी एंडिंग स्टेटमेंट फ्यूचर जनरेशंस को भी उसका फायदा मिल सकता है। मेरी तरफ से तो 100% सही है, एंड दैट इज द आंसर। तो ये सोच रखिएगा, आई होप सो आपके एग्जाम्स के लिए आपको बेनिफिशियल रहे। ई वेस्ट इज वैल्यूएबल एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी रॉ मटेरियल। कॉमन सेंस, मुझे यूएसए नहीं पता, मुझे बीसीसीआई, मुझे एलईडी कुछ नहीं जानता मैं। ई वेस्ट हम लोग जानते हैं क्या होता है, बट पैसेज मुझे डिफाइन करेगा क्या ई वेस्ट होता है, अदरवाइज फिर कॉमन सेंस लगा लेंगे। तो ये फर्स्ट नहीं है, बिकॉज ई वेस्ट, आई डोंट नो व्हाट इज ई वेस्ट, बट इट इज ऑल्सो टॉक्सिक इफ इम्पोज्ड ऑफ इम्प्रॉपरली। ठीक है, जहरीला हो सकता है अगर इसको प्रॉपरली डिस्पोज ना किया जाए तो। बट लगा है तो ये किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, नेगेटिव टोन जरूर दिखाएगा, ऑपोजिशन मार्क करेगा। देखते हैं, और ये इट है क्या, तो वो शायद ई वेस्ट हो। When we talk about recycling household and workplace things, we tend to ignore what we are less aware of, how to deal with the electrical and electronic waste, sometimes called e-waste. Total descriptive है, एक बार और पढ़ लूं S में क्या है, otherwise R must be the first one. Totally descriptive statement है। घर में जब काम करते हैं ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो वेस्ट हो जाता है, उसे हम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ई-वेस्ट कह सकते हैं। ठीक है। Due to rapid technology change, obsolescent items have created a fast-growing mass of electronic waste around the globe. ये भी ठीक है, but descriptive वहां पर है, देखिए S भी स्टार्टिंग हो सकती है, but further descriptive I think so R है, जहां पर टोटली ई वेस्ट को डिफाइन किया है। ई वेस्ट क्या होता है, ई वेस्ट क्या होता है, जहरीला हो सकता है, तो आई विल स्टार्ट विद R। क्या ऑप्शंस में 2-3 R से हैं, देखिए अगर एक होता मैं क्लिक करके आगे बढ़ जाता, बट मुझे थोड़ी सी परेशानी हो गई, R से स्टार्टिंग है। आप सबके लिए जितनी मुझसे लिंक हो सकती हैं, मैंने कई बार कहा शो ऑफ नहीं है, बट हाँ पिछले 8 साल के मैंने एसएससी के सारे एग्जाम्स देखे हैं, तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकता हूं कि अगर आर से आपको 2 ऑप्शन मिले हैं तो एक काम कीजिए, कई बार ऐसा होता है आरपी दोनों में लिखा होगा, तो आपकी मेहनत बच जाती है। आप मान लीजिए आरपी मुझे एसएससी दे रही है, क्योंकि ये स्टार्टिंग हो नहीं सकती, ये स्टार्टिंग हो नहीं सकती, तो वो पिक करके चलिए। अच्छा सर इसमें तो आरपी है ही नहीं, यानी कोई फिक्स्ड नहीं है, माना कि कोई फिक्स्ड नहीं है, लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है, एंडिंग एस पर है, तो ये भी फिक्स्ड है कि आपको एंड एस पर करना है, जो मुझे दिख भी रहा था। अब मेरी प्रायोरिटी बनती है या तो पी क्यू या फिर क्यूपी। अब एक बार कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमारा ये कहलाता है घर की चीजों में जब हम करते रहते हैं। पी कहता है ई वेस्ट इज वैल्यूएबल एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी रॉ मटेरियल। क्यू में लिखा बट इट इज ऑल्सो टॉक्सिक। अब ई वेस्ट होता है लेकिन ये टॉक्सिक होता है, से बेहतर होगा ई वेस्ट वैल्यूएबल है लेकिन अगर प्रॉपरली डिस्पोज ना किया जाए तो टॉक्सिक है। बट आप सब जानते हैं कॉन्ट्रडिक्टरी कंजंक्शन है, जिसके साथ हमेशा कॉन्ट्रास्ट मार्क किया जाता है, तो बट का इस्तेमाल वहां किया जा सकता है जहां पिछली बात को क्रॉस करना हो। वैल्यूएबल है पॉजिटिव सेंस, लेकिन जहरीला भी हो सकता है, कॉन्ट्रडिक्शन उसी के लिए, ज्यादा दिमाग नहीं। पी के बाद क्यू आएगा, आर पी क्यू और एस मुझे एसएससी ने दे दिया लास्ट है। मेरा आंसर आर पी क्यू एस है, जो कि 4th वन है। Let's check are we correct. We must be 100% correct, to be honest, and that is the answer. Okay, going ahead. This is the same whether you are at work or in your personal life. ये चीज सेम रहती है चाहे आप काम पर हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में हो। पहली बात, this is the same, क्या सेम है भाई, पहले वो दिखा दीजिए किस बात को सेम दिखाया गया है। ठीक है, Relationships are easy until there is an emotional turmoil. किसी उठापटक यानी चेंज सिचुएशन को कहा जा सकता है। तो रिलेशंस अच्छे चलते हैं जब तक कि कोई इमोशनल बदलाव ना हो, वहां पर उठापटक ऐसी ना हो। ठीक ठाक लग रहा है मुझे, डिस्क्रिप्टिव लग रहा है। अभी मैंने 2 स्टेटमेंट और नहीं पढ़े। When you can change the interpretation in your mind of what you think, and you can also change the emotions and shift the emotional quality of your relationships.
ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप्स को जो खराब करने की बात की है कि इमोशनल टर्मोइल हो जाए तो खराब हो सकते हैं, उसका सोल्यूशन दिखाया है, ठीक है। When you can change the emotions in your relationships, you are opening up entirely new possibilities in your life. तो मुझे लग रहा है कि इमोशंस को जहां चेंज करने की बात है, इन्हीं इमोशंस को चेंज करने की यहां बात है। Somehow RS must be closed and together. बट क्या लगता है आपको R डिस्क्रिप्टिव हो सकता है? नहीं, S डिस्क्रिप्टिव नहीं। स्टार्टिंग मुझे पक्का Q से करनी है, दिस तो आ नहीं सकता। अच्छा, दिस इज द सेम चाहे आप जॉब पर हो या पर्सनल लाइफ में हो, तो ये इमोशंस की बात ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप अच्छे होते हैं चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर हमारे पर्सनल हो, जब तक कि कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस ना आ जाए। आई होप सो ये दिस रिलेशनशिप्स के लिए लिखा है। और जनरली कई बार आपसे कहा कि पहले प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, सोल्यूशन बाद में, पहले नेगेटिविटी दिखाई जाती है जिसको बाद में पॉजिटिव करके फिनिश किया जा सकता है। आई होप सो, और जो सही भी होना चाहिए। रिलेशनशिप से आप स्टार्ट कर लीजिए पैसेज, उसको दिखा दीजिए, दोनों जगह सेम है। अगर आप ये चेंज कर सकते हैं तो आप अपनी लाइफ में नई पॉसिबिलिटीज ला सकते हैं। सोल्यूशन प्रॉब्लम स्टार्टिंग विद क्यू होना चाहिए, ये फर्स्ट लिंक है मेरी, मुझे स्टार्टिंग विद क्यू चाहिए, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन हैं। अब क्यू आर हो सकता है या फिर क्यू पी हो सकता है। क्यू के बाद डायरेक्ट आर लिखा तो फिर सेम नहीं दिखा पाऊंगा, रिलेशनशिप्स को ही दिखाया गया है, सेम होते हैं चाहे पर्सनल या फिर प्रोफेशनल। डैम श्योर क्यू पी इज द आंसर, क्यू पी इज द आंसर, बिकॉज मुझे एक और चीज है, आर और एस भी साथ में चाहिए। आपसे पहले कहा था जिन इमोशंस को चेंज करने की बात की है, चेंज योर इमोशंस, इफ यू कैन चेंज योर इमोशंस 100% आई एम श्योर कि आर एस साथ में है, क्यू से स्टार्टिंग है, पी कहीं भी लिख लीजिए, जो एक ही जगह आ सकता है। मस्ट बी द आंसर एंड ऑफ कोर्स दैट इज, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Having low self-esteem would mean that you do not respect your or value yourself highly. ये तो मुझे खुद ही फर्स्ट लग रहा है, बाकी मैंने पढ़े नहीं है कि अगर हमारी सेल्फ एस्टीम खुद की सोची अगर इस तरह कह दीजिए डाउन फील करते हैं खुद के बारे में, तो हम खुद की कभी वैल्यू अच्छी नहीं बना सकते, ठीक है। यू मे बी मोर लाइकली टू बिलीव अदर्स नेगेटिव कमेंट्स रादर देन योर ट्रस्ट योर ओपिनियंस। ये भी ठीक है कि, लेकिन हाँ, ये इस बात का रिजल्ट है कि अगर मेरी खुद की ही सेल्फ एस्टीम मैंने कम कर रखी है तो मैं खुद की रिस्पेक्ट नहीं करूंगा ज्यादा, और ये इस बात का रिजल्ट हो सकता है कि हाँ, अगर ऐसा है तो मुझे दूसरों की नेगेटिव कमेंट्स का ज्यादा फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा मैं खुद के ओपिनियंस को बिलीव शायद ना करूं। ये क्यों कहीं बाद में आएगा, फर्स्ट नहीं है, प्रॉबेबली पी इज द फर्स्ट वन, जब तक मैंने और नहीं पढ़े हैं। इफ यू फील लाइक दिस अबाउट योर सेल्फ, एक सेकेंड, अबाउट योर सेल्फ, खुद के बारे में कुछ यहां दिखाया, खुद के बारे में दिखाया है, और फील लाइक दिस हमेशा किसी को दिखाता है, तो शायद ये तो नहीं है कि मैं खुद को रिस्पेक्ट ना करूं ना खुद की वैल्यू करूं। आगे प्रेडिकेट डिफाइन करेगा, अगर नेगेटिव है तो ये पक्का इसी से लिंक है या फिर कुछ और हो सकता है। यू विल नॉट फील इन कंट्रोल एंड नेगेटिविटी विल मे टेक होल्ड ऑफ यू। ये तो बढ़िया, ऐसी नेगेटिविटी को आगे नेगेटिव कमेंट्स में जरूर इस्तेमाल किया होगा। तो प्रॉबेबली एस नहीं पढ़ा मैंने, पी के बाद आर आना चाहिए, कहीं भी बीच में एस भी आ सकता है, मैंने पढ़ा नहीं अभी। क्यों उसके बाद आना चाहिए, बिकॉज मैं खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, और अगर खुद के बारे में ऐसा फील करता हूं तो मैं अपने कंट्रोल को खोकर नेगेटिविटी मुझ पर होल्ड हो जाएगी, तो मैं दूसरों की नेगेटिव कमेंट्स को जरूर वैल्यू रख पाऊंगा खुद के ओपिनियन से ज्यादा। एक बार एस भी पढ़ लेते हैं। Your confidence may be low also, and you will not believe in your ability to be successful. बढ़िया, मुझे दिख गया, ये वही है कि लास्ट वाला स्टेटमेंट है, एज ऑलवेज पिछले स्टेटमेंट भी ये था, स्टार्टिंग विद पी। ये सब हो क्यों रहा है, खुद की वैल्यू को ट्रस्ट नहीं कर पाना, कि अगर खुद की ही सेल्फ एस्टीम को हम लोग लो रखते हैं, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते या वैल्यू नहीं करते, तो फिर ये सब चीजें मुझ पर हावी हो सकती हैं। और एक प्रायोरिटी पहले से, तो पी से स्टार्टिंग, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, दो ऑप्शंस में है। पहले मैं इनको हटा दूं, 50-50 ले लेते हैं, पी इन दो से स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ओपिनियंस तो कहीं बाद में आ जाएगा, पी क्यू शुड नॉट बी देयर, एक छोटी सी बात। और हाँ, पी और आर बिल्कुल साथ हैं। हर बार आपसे कहा, अगर आप मुझे रेगुलरली सुनते हैं, कि 40-60 हर जगह काम कर जाता है, कि 40% लास्ट वाला, इफ यू डू नॉट वैल्यू योरसेल्फ, इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट योरसेल्फ, अगर खुद की वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अगर आप भी ऐसा फील करते हैं, तो आपको भी नेगेटिविटी कंट्रोल में ले सकती है। तो क्यों तो फर्स्ट नहीं आ सकता, ऑफ कोर्स आर फर्स्ट होगा। इफ यू फील दिस अबाउट योरसेल्फ, यू डू नॉट वैल्यू और रिस्पेक्ट योरसेल्फ, आई एम श्योर पी आर साथ में है, फर्स्ट वन मस्ट बी द आंसर। और मैंने पहले ही कहा था कि इन सब चीजों का नेगेटिव इंपैक्ट मुझे वहां पर आ सकता है, जो क्यों लास्ट में होगा। सारी चीजें पॉसिबल हैं, मस्ट बी द आंसर एंड इज मूविंग अहेड। These features demonstrate the legal superiority of the fundamental rights over directive principles. ठीक ठाक है। These features भैया फर्स्ट नहीं हो सकता। कौन से फीचर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव टर्म्स अक्सर फर्स्ट नहीं होते, तो ये बाद में देखता हूं मैं। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल,
ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल, एक डायरेक्ट स्टेटमेंट जो खुद इंडिपेंडेंट है, प्रॉबेबली क्यू मस्ट बी द फर्स्ट वन, अभी बाकी दोनों मैंने नहीं पढ़े हैं। दीज स्टैंड ग्रांटेड एंड गारंटीड, अब हो सकता है ये दीज फंडामेंटल राइट्स के लिए हो सकता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए हो, नॉट श्योर, ये तो एम्बिगिटी वाली बात हो गई। एज अगेंस्ट दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एक सेकेंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यहां पर हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यहां पर हैं, भैया पी और एस साथ में होंगे, ये बात श्योर है। एक बार और कॉन्टेक्चुअली इसको पढ़ लूं। आर नॉन एनफोर्सेबल प्रिंसिपल्स विच हैव बीन, ना ये फर्स्ट तो नहीं हो सकता, ये फर्स्ट नहीं हो सकता, आर पी फर्स्ट नहीं है, एज फर्स्ट हो नहीं सकता, दीज प्रिंसिपल्स लिखा है, तो डैम श्योर क्यू फर्स्ट है, इससे स्टार्टिंग कर लेते हैं और पीएस को साथ में देख लेते हैं, बाद में देखेंगे आर की पोजीशन क्या है। क्यू से स्टार्टिंग नहीं है, थैंक गॉड एक ही ऑप्शन में है, और पीएस साथ में ऑफ कोर्स है, एसपी लिखा है जो भी लिखा है, डजंट मैटर, टाइम सेव कीजिए, आपको स्कोर करना है, शेक्सपियर वहां पर नहीं बनना। तो क्यू से स्टार्टिंग एक ऑनेस्ट स्टेटमेंट, एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट, और एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कुछ आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट है। और मैंने आपसे कई बार कहा कि कई बार ऐसा होता है, आउट ऑफ 5 एक ना एक तो आपको जरूर मिलेगा जिसके लिए ऑप्शन सिर्फ एक वो होगा जो सही है। टाइम सेव कीजिए, आगे बढ़िए, लेट्स चेक, बी मस्ट बी द आंसर एंड ऑफ कोर्स दैट इज मूविंग अहेड। The fundamental rights enumerated in the Constitution are not absolute. Descriptive दिख रहा है शायद। These, ना ये फर्स्ट नहीं हो सकता। These have not been concluded in absolute terms, ठीक है। While describing the nature and content of each right, मुझे लगता है rights के लिए शायद ये लिखा हो, the Constitution also describes its limitations, ये भी ठीक है। Some restrictions have been placed on their enjoyment. थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे फर्स्ट को अगर मैं जज कर लूं तो बहुत इजी हो जाएगा। द फंडामेंटल राइट्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, और आशा करता हूं कि इनमें से हर एक राइट को जब डिफाइन किया जाता है तो उसकी लिमिटेशन भी दिखाई जाती हैं। आई थिंक सो। पी से स्टार्टिंग पहले मैं चेक करूं ऑप्शंस में कहां पर है, क्यू में नहीं, फिर वही बात, मेरे को सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और क्यू उसके बाद लिख लेंगे, आर उसके बाद आ जाएगा, ठीक है जो भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी के हिसाब से सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें पी से स्टार्टिंग है, must be the answer, let's check, and that of course is your answer। तो I request you, टाइम सेव करने के लिए हमेशा कहा, आंसर्स प्रिसाइज घर पर हम सब बना लेंगे, वहां 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखेगा। स्पेसिफिकली फॉर सीजीएल टियर 2 या आपका स्टेनो भी है तो 60 मिनट्स में आपको 100 करने होते हैं, और आजकल स्टेनो का लेवल बहुत अच्छा है, तो प्लीज ध्यान रखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद एक और लिंक करने के बाद अगर आपको वो चीजें ऑप्शंस में दिखती हैं, पिक कीजिए, आगे बढ़िए, टाइम प्लीज सेव करें। मूविंग ऑन। इनफैक्ट वास्तव में क्या होता है, ये फर्स्ट कभी नहीं हो सकता, बिकॉज इनफैक्ट दिखाता है वास्तव में। तो पहले बताइए किसी की सोच क्या थी जनरली, तब आप रियलिटी को दिखाना चाहते हैं। जनरली ऐसे स्टेटमेंट फर्स्ट नहीं होते। रिस्पेक्ट फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ ऑल द पीपल इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, माइट बी द फर्स्ट वन अगर सब इसी से लिंक करते हैं, अदरवाइज दिस शुड नॉट बी द फर्स्ट वन। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, मैंने आपसे कहा था जिस सोशल पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात की है उसी के फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में प्रिंसिपल्स को आपने मार्क किया है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज द फॉरमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। पी आपको भी दिख रहा होगा, फर्स्ट वन नहीं हो सकता। नाउ क्यू मस्ट बी द फर्स्ट वन। इन इट, किसमें, प्रोबेबली इसी की बात की गई होगी। ऑल द पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आर ट्रीटेड एज इक्वल। तो लोगों को जब इक्वल ट्रीट करोगे तो ऑब्वियसली ये मुझे लगता है इक्वालिटी का डिस्क्रिप्शन होगा, और किसी बात को इक्वल के तौर पर तो नहीं लिखाया जाता। तो आर क्यू प्रोबेबली पक्का साथ में होने चाहिए, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फॉरमोस्ट प्रिंसिपल है जिसमें के इन इट ऑल द पीपल आर ट्रीटेड एज इक्वल। मैं यहां से भी आगे बढ़ सकता हूं टाइम सेव करने के लिए, और 99.99% में सही होगा स्टार्टिंग क्यू से, उसके बाद आर, बट मे बी पॉसिबिलिटी 20 में से मुझे माफी, बट एक भी गलत नहीं करना है, तो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। ऑल द पीपल एंजॉय इक्वल, ना ये फर्स्ट नहीं, जल्दी से पिक कीजिए क्यू एंड आर ऑप्शंस के हिसाब से। आई एम सॉरी, क्यू आर चाहिए मुझे, आई एम सॉरी, थर्ड ऑप्शन में है, मेरा आंसर है, पी से स्टार्टिंग तो हो भी नहीं सकती, आई एम सॉरी। सो थर्ड वन मस्ट बी द आंसर। लेट्स चेक प्रीटी क्विकली। तब आपने रियल दिखाया होगा कहीं पी और एस के हिसाब से, जो भी आप कहना चाहें। ऑफ कोर्स थर्ड वन इज द आंसर। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज द फॉरमोस्ट प्रिंसिपल, जिसमें कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है, बस बहुत है। क्यू आर, आगे टाइम खराब नहीं करना मुझे। मूविंग ऑन। इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो सच थिंग एज अ ह्यूमन सेवियर। दुनिया में ऐसी कोई चीज तो होती ही नहीं है, ठीक है भाई, नहीं होती, शायद फर्स्ट हो सकता है। If we follow just another human being for his idea, I'm sure we'll end up fighting another civil war and a new generation will suffer as we suffer। ये भी डिस्क्रिप्टिव है बट नॉट बेटर देन पी, बिकॉज इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि कोई किसी को सेव करे। जनरली अगर आप दूसरे को फॉलो करते हैं, लड़ाई होगी और सब झेलेंगे इसी बात को ना। क्यू शुड नॉट बी द फर्स्ट वन जनरली। देयर इज ओनली अ स्टेबल सिस्टम।
क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि दुनिया में ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है? फिर कैसी होती है भैया? सिर्फ एक स्टेबल सिस्टम है इन जनरल कॉमन सेंस के हिसाब से भी, कि इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग लाइक अ ह्यूमन सेवियर, देयर इज नो सच थिंग लाइक दैट, देयर इज ओनली अ स्टेबल सिस्टम। अगर मेरे पास ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? Probably P और R साथ में आने चाहिए। A man always changes after a while because they are human just like you। तो देखो, एक चीज ठीक है कि ह्यूमंस का जिक्र नहीं है, ह्यूमन सेवियर का जिक्र है। किसी बात देयर इज, अच्छा ये पक्का साथ में, देयर इज नथिंग एंड देयर इज समथिंग, 100% P और R साथ में है। और हाँ, ह्यूमंस को फॉलो करते हैं दूसरों की तरह, तो आपके आइडियाज चेंज होते रहते हैं। ह्यूमंस का जिक्र यहां पर है, तो SQ साथ में है, 100% फर्स्ट नहीं हो सकते। P और R साथ में, लेट मी चेक, PR और उसके बाद SQ लिख लो, चाहे QS लिख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। मेरा आंसर है PR और SQ साथ में। PR ना आई एम सॉरी, PR और SQ, QS भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं। दुनिया में ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। दुनिया में एक स्टेबल सिस्टम है कि अगर आप लोगों को फॉलो करते हैं वो भी आपको फॉलो कर सकते हैं, या फिर उनके ऑपोजिशन के हिसाब से लड़ाई हो सकती है। डजंट मैटर, PR फर्स्ट एंड SQ टुगेदर मस्ट बी द आंसर, एंड ऑफ कोर्स इट इज। ऐसा ना सोचे कि देखकर बोल रहा हूं, बट हाँ ऑनेस्टली कई बार कहा, आपकी सोच आपके हाथ है। मैंने कई बार मेंशन किया, कल भी जब वीडियो प्ले हुआ था बैंकिंग का, सर इतने बड़े स्टेटमेंट्स हैं हमसे नहीं हो पाते, तब भी आपसे रिक्वेस्ट की थी अगर आप बैंकिंग के, मेरे हमेशा ये कहना है, मैं प्रूव करा चुका हूं, बाकी आपकी मर्जी आप कितना सुनते हैं, कि अगर आप बैंकिंग के 10 में से 3 सॉल्व कर सकते हैं, 2 या 3, तो ये आपके एसएससी के 10 में से 9 सॉल्व करने के इक्वल होगा। आप वहां से क्लैरिटी पाकर, वो परफेक्शन पाकर यहां पर अप्लाई कीजिए। एसएससी के ऑनेस्टली इतने ही इजी होते हैं जितना मैं आपको बोल रहा हूं, चाहे वो 17, 16, 18, 19, 20 कोई भी एसएससी एग्जाम हो। ठीक है, आई होप सो फॉलो करें, बाकी आपकी मर्जी। Most learners have a huge discrepancy between their verbal skills and writing ability। ये भी एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है। बहुत लोग होते हैं, ये मैंने भी लाइफ में देखा ऑनेस्टली, कि कई लोगों की वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होती है लेकिन उसको लिखने का तरीका उनको नहीं आता। तो कई लोगों की वर्बल स्किल्स और राइटिंग एबिलिटी में बहुत डिफरेंस होता है, इसीलिए हर एग्जाम में लगभग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होने लगा है, आप भी जानते होंगे। ठीक है, प्रॉबेबली फर्स्ट है, मैंने अभी बाकी नहीं पढ़े हैं। एज अ रिजल्ट, शायद इसी बात का रिजल्ट, मैनी लर्नर्स डू नॉट राइट What is actually in their mind। वैसे माइंड में स्किल्स हैं मेरे, फिर भी मैं नहीं लिख रहा हूं, पता नहीं अभी नहीं समझ में आया। बट डम डाउन वर्जन सो दे डू नॉट मेक मिस्टेक्स, यार इससे लिंक नहीं हो पा रहा मुझसे। देखते हैं और भी ऑप्शंस हैं। बट इन स्कूल करेक्ट स्पेलिंग इज वैल्यूड मोर देन गेटिंग वंस ट्रू वोकैबुलरी ऑन द पेज। लेकिन स्कूल में भैया वोकैबुलरी को से ज्यादा आपकी स्पेलिंग को ध्यान दिया जाता है, तो प्रॉब्ली ये पी का कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, बिकॉज वर्बल स्किल्स और राइटिंग एबिलिटी में डिफरेंस है, और दिमाग में क्या है, वर्बल स्किल्स मेरी वोकैब हो सकती है, और लिखने का डिफरेंस यहां पर दिखाया गया है। माइट बी PR साथ में हो, थोड़ा समझ नहीं आया। दे हैव वर्ड्स, दे जस्ट अ सेक, दे के लिए मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। वर्ड्स इन देयर माइंड, दे कुड नेवर स्पेल। अच्छा एक सेकेंड, स्पेलिंग को स्पेलिंग से मार्क कर दूं। मेरे दिमाग में कई ऐसे शब्द होते हैं जो हैं बट मुझे उनकी स्पेलिंग नहीं पता, और इसीलिए स्कूल में करेक्ट स्पेलिंग की वैल्यू ज्यादा दी जाती है खुद की वोकैबुलरी उस पेज पर। और इन सब का रिजल्ट, एक सेकेंड, स्टार्टिंग P से है, ये स्पेलिंग वाले दोनों भाई सब साथ में होंगे, R और S इसके साथ होगा, SRRS हो सकता है, टाइम सेव करना है मुझे, प्रिसाइज इतना नहीं जाना। और Q एज अ रिजल्ट, कि मेरी स्पेलिंग पर लोग मार्क करते थे तो बेचारे ये होना चाहिए, S से स्टार्टिंग होने चाहिए। मेरा आंसर PSRQ है, RS भी होगा चलेगा। स्टार्टिंग विद P, कि कई लोगों के वर्बल स्किल्स और राइटिंग एबिलिटी में डिफरेंस होता है, स्कूल में फर्क पड़ता है, मतलब उनकी डिफरेंस है, उनके पास दिमाग में वर्ड्स होते हैं जो उनकी स्पेलिंग नहीं जानते, लेकिन हमारे स्कूल में स्पेलिंग को फर्क रखते हैं, पक्का ये SR फर्स्ट होगा। एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, कि कई लोगों की वर्बल स्किल्स और राइटिंग एबिलिटी में डिफरेंस है, उनके दिमाग में वर्ड्स तो होते हैं लेकिन बेचारे स्पेल नहीं कर पाते, लेकिन स्कूल में स्पेलिंग को प्रेफरेंस देते हैं, और इसी का रिजल्ट है कि कुछ लोग बेचारे जो है उसको नहीं लिख पाते। डैम श्योर PSRQ मस्ट बी द आंसर। मुझे ऑप्शंस चेक भी नहीं करने, जो मैंने बनाया था जब वो एग्जैक्टली लिखा है तो हम 100% करेक्ट। दैट्स द वेरिफिकेशन इन एसएससी एग्जामिनेशंस, कि आपने अगर पूरा सॉल्व किया है और एग्जैक्टली वही लिखा मिल जाए तो आप 100% सही हैं। लेकिन अभी भी कहूंगा P से स्टार्टिंग रखिए। एज अ रिजल्ट लोग ऐसा करते हैं, Q को लास्ट में रखें, PQ मुझे एक ही में दिख रहा है। ठीक है, चलिए गो अहेड। यस ऑफ कोर्स दैट वाज द आंसर। एसएससी स्टेनोग्राफर, ये मेरा नेक्स्ट सेट है, तो वही इजी रख दिए हैं 17 के। हाँ मैंने पहले भी कहा, वापस मार्क कर दूं, अगर मुझे इनके प्रॉपर व्यूज नहीं मिलते हैं, इतने सब्सक्राइबर्स के बाद आप लोग नहीं देखेंगे, तो मैं अपने दिन खराब, टाइम खराब नहीं करूंगा, माफ कीजिएगा। मानता हूं कई लोग बहुत अच्छे हैं मेरे साथ,
लेकिन माफी, आपके रिस्पेक्टिव व्यूज के ऊपर मेरी मेहनत डिपेंड करेगी कि मुझे आगे ऐसे वीडियोस बनाने हैं या फिर नहीं। तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दीज वर्ड्स, बाकी डिपेंडेंट टोटली ऑन यू। लेकिन हाँ, मार्क कर देता हूं, अगर आगे वीडियोस बनाए तो आपको 19 के भी या फिर रिसेंट जो एसएससी स्टेनोग्राफर का लेवल बढ़ा है वो भी मार्क कर दूंगा। लेकिन ये बेसिक्स हैं, सेकंड सेट है, तो एक बार इनका जिक्र कर लेते हैं। अगर आप में से कोई डिफेंस के एग्जाम के लिए है तो जनरली ऐसे डिफेंस में भी पूछे जाते हैं, चेक कर सकते हैं आप। यहां पर सीधी सी बात है, ग्रामर थोड़ी सी देख लो, कहां सब्जेक्ट है, कहां वर्ब है, कहां ऑब्जेक्ट है, ये सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, इसके साथ ऑब्जेक्ट है कि नहीं, प्रपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट, छोटी मोटी चीजें। दी एक्सट्रीम्स, प्लूरल सब्जेक्ट है, मुझे प्लूरल वर्ब चाहिए। दी एक्सट्रीम्स प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन शायद नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम प्रोसेस होता तो हो सकता था। द एक्सट्रीम्स अ हिंड्रेंस, दो नाउन साथ में नहीं आएंगे। दी एक्सट्रीम्स ऑफ पॉवर्टी आर, एक सेकेंड, ये पक्का इसके बाद होगा बिकॉज सब्जेक्ट मिल गया, उसकी वर्ब भी मिल गई एजेंट के साथ में। दी एक्सट्रीम्स ऑफ पॉवर्टी आर व्हाट दे आर, दे आर प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, अ हिंड्रेंस इन द छोड़ नहीं सकता मैं, तो बेहतर होगा। ये जनरली इसीलिए बोल रहा हूं कि आप में से कोई वीक है वो इस तरह फॉलो कीजिए, अदरवाइज मुझे पता है ये 5 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। कि द एक्सट्रीम्स ऑफ पॉवर्टी आर व्हाट, दे आर हिंड्रेंस, रुकावट, गरीबी है तो ऑब्वियसली रुकावट की तरह काम करती है इन द प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। मुझे ऑप्शंस नहीं चाहिए, माफ कीजिए, स्टार्टिंग आर से है, क्यू उसके बाद और पी मेरा लास्ट होना चाहिए, आर क्यू पी कहीं देख लीजिएगा, फोर्थ वन मस्ट बी द आंसर। टाइम खराब ना करें, जल्दी से आगे बढ़िए। वीक है प्लीज इस तरह फॉलो कर सकते हैं, बस आपके लिए मार्क किया है, एंड दैट इज द आंसर। बिगर इकोनॉमीज, ठीक है, मुझे वर्ब फिर से प्लूरल चाहिए। वे एंड हैव, अब ये वे एंड हैव तो नहीं दिख रहा। ग्रो इन अ सस्टेनेबल, ठीक ठाक है, ग्रो, इकोनॉमीज ग्रो इन अ सस्टेनेबल, अब इसके साथ नाउन चाहिए। मोर ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ये भी ठीक है, ठीक है। बिगर इकोनॉमीज ग्रो इन अ सस्टेनेबल वे, एंड हैव, अब हैव का ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा, इसको ऑब्जेक्ट दे देते हैं। एंड हैव मोर ग्लोबल इन्फ्लुएंस, डैम श्योर बिगर इकोनॉमीज ग्रो इन अ सस्टेनेबल वे and they have, economies have more global influence। R last में है, verb मेरी पहले, QPR must be the answer, QPR must be the answer, of course 100%, इनमें दिमाग मत लगाइए। Education is of मुझे तो ये ठीक लग रहा है, of utmost importance for prepositions के साथ ing, eradicating the unemployment, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, शायद प्रॉब्लम है, ऑफ आवर कंट्री। क्यों दिमाग लगाऊं, एक बार और पढ़ लेता हूं। एजुकेशन इज ऑफ, ये आपके लिए, आप एग्जाम में एक बार पढ़ लीजिएगा, कई बार जो पहले ग्लांस में सही लगता है वो हर बार सही नहीं होता। एजुकेशन इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर एराडिकेटिंग द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। कॉन्टेक्चुअल भी सही है, मीनिंगफुल भी है, ग्रामेटिकली भी सही है। एजुकेशन होगी तो हम हर चीज को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर श्योर PQR, फोर्थ वन आंसर, यस ऑफ कोर्स। द होमोजेनिटी एंड रीइंफोर्स्ड, ना इज सब्जेक्ट है भी, पहले वर्ब मार्क कर लेते हैं। क्यू से स्टार्टिंग, ऑप्शंस में क्यू थे दो बार है, अदरवाइज मैं मार्क करके आगे बढ़ जाता। द होमोजेनिटी इज परपेचुएटेड बाय एजुकेशन, ठीक है, होमोजेनिटी इज परपेचुएटेड बाय एजुकेशन। अब मैं एंड रीइंफोर्स नहीं लिख पाऊंगा, तो एक काम करते हैं, हमने सबने पढ़ा होगा एंड के साथ पैरेललिज्म फॉलो होता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच जाते हैं, ऐसा लिखना ठीक होगा क्या? द होमोजेनिटी इज परपेचुएटेड, V3 जैसा कुछ, एंड reinforced by education। तो एंड के साथ आप दो चीजें सेम जोड़ दीजिए, बाकी हो गया। QPR must be the answer, second one of course that is correct, ठीक है। एक्सेप्टेंस, ये सारे पूछे गए हैं तो माफ कीजिएगा, मैंने हर के लिए लिख दिया है कि CGL, स्टेनो, CPO, जहां भी इन्होंने पूछा है। एक्सेप्टेंस ऑफ, ठीक है, टिपिकली वेरी हाई, ऑफ टिपिकली वेरी हाई नहीं हो सकता। ऑफ ई लर्निंग सिस्टम्स इज, ठीक है, ऑफ के साथ प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट हो गया, और एक्सेप्टेंस के लिए इज लिखा है, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ ई लर्निंग सिस्टम्स इज, ये ठीक लगा मुझे, एक बार और पढ़ लेते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर वंस पर्सनल डेवलपमेंट, ना 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 ना। एक्सेप्टेंस ऑफ ई लर्निंग सिस्टम्स इज क्या, टिपिकली वेरी हाई, कहां पर, इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर वंस पर्सनल डेवलपमेंट। QPR मस्ट बी द आंसर। टाइम जल्दी से सेव करते हैं। कुछ एग्जांपल्स अपकमिंग CHSL के लिए, जो CHSL ने ही पूछे हैं। वन पॉपुलेशन किसकी, लिव्स इन दिस नेशनल पार्क इन दिस एंड दैट, जो भी है, डजंट मैटर। Mountain gorillas are some of the most threatened animals on the planet। डिस्क्रिप्टिव तो मुझे B दिख रहा है बिकॉज किसी का डिस्क्रिप्शन है। Only 2 groups of mountain gorillas remain, तो ये शायद इसके बाद आ जाएगा, यानी B के बाद C होना चाहिए। अच्छा एक सेकेंड, जो 2 ग्रुप्स की बात की है उसी में से एक यहां पर the other हो गया। BCAD must be the answer, BCAD must be the answer, of course that is। gorillas होते हैं
इनके दो ग्रुप होते हैं, एक यहां पर एक यहां पर। ऑफ कोर्स मस्ट बी द आंसर एंड ऑफ कोर्स दैट इज, ठीक है। CHSL के एग्जाम आपने डेट देख ली होगी, जो रिमेनिंग रह गए थे वो अगले 2 महीने में हैं, तो प्लीज तैयारी शुरू कर दीजिए। कई बार कह दूं मैंने अपने चैनल पर स्ट्रैटेजी प्लान डाल दिए हैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए एज वेल एज SSC वालों के लिए, और मुझे पता है आप में से ज्यादातर SSC स्टेनो के होंगे, तो प्लीज अगर मुझे मानते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट फॉलो कीजिए, बैंकिंग के पैराजंबल सॉल्व करें, आपके SSC के 100% करेक्ट आप जरूर कर सकते हैं, बाकी आपकी मैच्योरिटी। मूविंग ऑन, In fact, there are about 800 million mobile phone users now. फिर वही बात, इनफैक्ट रियल में दिखा रहे हैं ना, ये फर्स्ट नहीं होगा, कुछ और बात होगी जिसके बाद आपको ये प्रूफ देने की जरूरत पड़ी कि लगभग आज 800 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स नाउ, ठीक है, अच्छी बात है। दे हैव बीन इन यूज, मैं यूजर्स के लिए दे लिख सकता हूं, लेकिन यूजर्स इन यूज नहीं होंगे इन द कंट्री, ना ना ना, यूज करने वाली चीज यूजर नहीं हो सकते, यूजर तो वो होते हैं जो किसी चीज को यूज करते हैं। फॉर ओवर 2 decades, कुछ होगा ऐसा जिसके लिए दे लिखा जाए। मोबाइल कंपनीज आर रेगुलरली ब्रिंगिंग आउट फोन्स विद न्यू फीचर्स फॉर दीज यूजर्स। एक सेकेंड, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब कंटिन्यूएटिंग टर्म्स बाखू भी दिख जाते हैं, दिस दैट दीज दोज दज ऐसे शब्द, तो एक सेकेंड भैया, यूजर्स को पहले यूजर्स से लिंक कर लेते हैं कि लगभग 800 मिलियन यूजर्स हैं और मोबाइल कंपनीज लगातार नए नए फोन नए नए फीचर्स के साथ इन यूजर्स के लिए लाती जा रही हैं। मुझे नहीं पता कहां से स्टार्टिंग है, लेकिन ये बात श्योर है ए और सी साथ में है पक्का। अच्छा, देयर आर बिलियंस ऑफ मोबाइल फोन्स इन इंडिया टुडे, आज बहुत सारे फोन हैं। एक सेकेंड, मोबाइल फोन ही यूज में आते होंगे फॉर ओवर 2 decades, ये बात भी सही है। मुझे लगता है मेरा पैसेज हो गया कि आज बहुत सारे मोबाइल फोन हैं इंडिया में, ये हमें 2 decade से यूज होते आ रहे हैं, और मैं सच बोलूं तो 800 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हो चुके हैं जिनको कंपनी लुभाने के लिए नए नए ये बनाती रहती है। मेरा आंसर होना चाहिए D, B and A, C। अगर ऑप्शंस में है तो मैं फिर 100% सही हूं। D, B, A, C, बिना आंसर देखे आप 100% सही हैं, क्योंकि लिंक अगर फॉलो है तो फिर आप गलत नहीं हो सकते। टुडे, मूविंग ऑन, ही इज पॉपुलर कौन? फॉर क्रिएटिंग स्केल डाउन मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स दैट आर नॉट जस्ट शो पीसेस बट आर वर्किंग टॉयज। ठीक है, बस सब बढ़िया है, लेकिन आज की बात है तो पहले का जिक्र भी होगा, और ही किसके लिए? प्रोनाउन अक्सर फर्स्ट को नहीं दिखाते। आई यूज्ड टू राइड इट ड्यूरिंग प्ले, एक सेकेंड, मैं ये पूरा डिस्क्रिप्टिव दिख रहा है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, बता भी दिया, अरुण कुमार जी की बात हो रही है, उनके लिए ही शायद ही लिखा होगा कहीं, लेकिन एक क्वेश्चन फिर अराइज हो जाता है, आई यूज्ड टू राइड इट, मैं इसको चलाता था, किसको? अब राइड लिखा है तो कार नहीं हो सकती, शायद कोई बाइक वाइक की बात की गई होगी, प्रोबेबली पैसेज में इट का जिक्र जरूर होगा, चाहे वो कोई घोड़ा क्यों ना हो, ठीक है। ड्यूरिंग प्ले टाइम इन द इवनिंग्स एज अ 5-year-old, फाइन। एज अ किड आई यूज्ड टू पेस्टर माय पेरेंट्स फॉर टॉय कार्स बट माय कारपेंटर फादर कुडंट अफोर्ड देम। अच्छा, ठीक है, बच्चे की तरह मैं अपने पिता से कार तो मांगता था, कई घर की कहानी होती है, लेकिन पिता अफोर्ड नहीं कर पाते थे बिकॉज कारपेंटर है, ठीक है। फिर एक दिन की बात है कि वो मुझे एक ओल्ड साइकिल ला कर दी उन्होंने, जिसमें 3 वुडन व्हील्स थे, वो उन्होंने साइकिल बना दी, पैसेज हो गया, ठीक है। आज की बात कर रहा हूं जब ही इज पॉपुलर फॉर क्रिएटिंग दीज मोबाइल्स, लेकिन कभी वो शो नहीं करते, ठीक है। तो प्रॉब्ली यहां से स्टार्ट कर लीजिए, बच्चा था तब मैं अपने माँ बाप से कार मांगता था, भले टॉय कार क्यों ना हो मांगता था, लेकिन वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और इसी बात को शायद दिखाया कि आज वो बहुत बड़े हो चुके हैं। ही इज पॉपुलर, मैं पॉपुलर नहीं हूं, सॉरी, अरुण कुमार पॉपुलर नहीं है, मेरे पिता पॉपुलर है, ठीक है। तो बच्चे की तरह उनसे मांगता था, अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो एक दिन मेरे लिए साइकिल ले आए, CD मस्ट बी देयर, और मैं उसी साइकिल को चलाता था, यानी बी उसके बाद हो जाएगा, और आज प्रेजेंट की बात, क्रोनोलॉजी भी है, हर चीज मेंशन है, आंसर मस्ट बी CDBA। क्या टाइम लगना है? CDBA एग्जैक्ट लिखा है तो मुझे चेक नहीं करना, मस्ट बी दी आंसर। कुछ और देख लेते हैं। CHSL में सारे पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। एज मेंस इंटेलिजेंस ग्रू सो डिड हिज पावर, ये एक अच्छी स्ट्रक्चर है ग्रामर की, बहुत जल्द आप पढ़ेंगे इन्वर्जन रूल के साथ। जैसे जैसे कि इंसान का इंटेलिजेंस बढ़ता जाता है उसकी पावर भी बढ़ती जाती है, ठीक है। और एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट शायद फर्स्ट होगा, दिस इंटेलिजेंस, फिर इसी से लिंक कर लेंगे, मेड हिम क्लेवरर, एक सेकेंड, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में किसी इंसिडेंट को दिखा रहा है, शायद लिंक नहीं है, और भी ऑप्शंस हैं। एंड स्ट्रॉन्गर देन इनॉर्मस एनिमल्स विच वुड अदरवाइज हैव डिस्ट्रॉयड हिम, पता नहीं, शायद हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। द चीफ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड द अदर एनिमल्स, बेहतर ऑप्शन मिल गया, वॉज द इंटेलिजेंस ऑफ मैन। तो एक चीज ये भी है, ये पास्ट में है, ये भी पास्ट में है। दूसरी बात, इंसान की बात हो रही है इंटेलिजेंस दिखाने की, और जानवरों की बात है उनकी पावर दिखाने की, और इन्हीं के बीच हमारा इंटेलिजेंस था जो सिर्फ हमें
दोनों से अलग कर सकता है। तो प्रॉबेबली नाउ ना ए से स्टार्ट नहीं होगा, वो तो बढ़ता गया, इंटेलिजेंस बढ़ता गया। पहले इंटेलिजेंस है कहां पर, तो द चीफ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड द अदर एनिमल्स वाज द इंटेलिजेंस ऑफ अ मैन। तो एक काम करते हैं सी से स्टार्टिंग, बिकॉज दैट्स फॉर श्योर वही दिख रहा है। सबसे बढ़िया डिफरेंस ये था जिसने शायद उसको बचाया। कंबाइनिंग इंटेलिजेंस विद पावर, सब हो गया मुझे लगता है। इंटेलिजेंस और पावर यहां पर है, इनको जोड़ जाड़ कर यहां दे दीजिए। तो ए के बाद डी है, ये बात भी श्योर है, और इंसान पास्ट में जो लिखा है आपका सी के बाद बी है। आंसर देख लेते हैं, ऑप्शंस मत देखो। सी बी ए डी ये रिसेंटली एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। मस्ट बी द आंसर एंड दैट ऑफ कोर्स इज। खत्म हो गए, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग जो नए हैं मेरे चैनल पर, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, हर चीज की प्लेलिस्ट है, चाहे वो ग्रामर हो, वोकैबुलरी है, पैराजम्बल्स हैं, क्लोज टेस्ट हैं, आरसीज हैं, चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में हर चीज की प्लेलिस्ट है। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर से एक प्लेलिस्ट है, बाकी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, वर्ब्स, ईटीसी की सारी प्लेलिस्ट हैं। तो एक बार वहां देख लीजिएगा, आपको जो भी पढ़ना हो हर चीज अवेलेबल आपको जरूर मिल जाएगी। तो प्लीज मेरे चैनल से आप प्लेलिस्ट स्क्रॉल करके वहां से और प्रैक्टिस कर सकते हैं। वंस अगेन वुड लव टू मेंशन, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। कपिल म्यूजिक बॉय ट्विटर हैंडल एज वेल एज माय इंस्टाग्राम हैंडल। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। आपकी डाउट्स और मेरी क्लासेस को नोटिफिकेशन आपको वहां पर रहेंगे, प्लस कुछ फ्री क्लासेस अगर कहीं होती हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज ज्वाइन मी एट टेलीग्राम विद द सेम नेम, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। ओके, फेसबुक पेज आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं विद द सेम नेम, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। एंड डू फॉलो मी एट अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी जहां पर मैं भी बैंकिंग स्ट्रीम में प्लस एजुकेटर हूं, तो अगर आप बैंकिंग के हैं तो आपसे वहां मिलते हैं। आप फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको एक ही पेमेंट में सब कुछ चाहिए, यानी कि सिर्फ एक बार पे करने के बाद मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, जीएस उसी पेमेंट से पढ़ा जा सके, तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, उससे पहले भी, वो भी अपने आप में चीप है, मैं हमेशा कहता हूँ चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप एक बार रेट्स देख लीजिएगा, 6000 समथिंग फॉर अ ईयर, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, जीएस सब कुछ है। और उस 6000 का भी 10% ऑफ मेरे रेफरल कोड से किया जा सकता है। सो प्लीज अप्लाई माय रेफरल कोड कपिल सर इफ यू आर विलिंग टू टेक अनअकैडमी प्लस। डजंट मैटर फॉर एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एनडीए, डिफेंस, नेवी, एयरफोर्स, आईआईटी, जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, रेफरल कोड कपिल सर यूज करके आप 10% डिस्काउंट जरूर पा सकते हैं। तो प्लीज ज्वाइन मी ओवर देयर, फॉलो मी एट अनअकैडमी। कुछ फ्री क्लासेस भी होती हैं, एंड प्लस एजुकेटर इन द बैंकिंग स्ट्रीम। सो वुड लव टू सी यू आउट देयर। Thank you very much. This is Kapil Dev Sharma. Always welcome to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. एक बात के साथ, अगर इन वीडियोस के व्यूज अच्छे हैं तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा फॉर आरसीज, पैराजम्बल एंड क्लोज टेस्ट। वंस इन अ वाइल जो लोग घूमने आते हैं कि भाई ये वीडियो कब, वो वीडियो कब, तो माफ कीजिएगा, मुझे बहुत मेहनत लगती है इन सबको बनाने में। स्लाइड्स बनाइए, रिकॉर्ड कीजिए, एडिट, प्रोसेस, अपलोड, थंबनेल्स, कार्ड्स, टैग्स, बहुत कुछ होता है, तो फिर मैं शायद ये डिसकंटिन्यू भी कर पाऊँ। इट्स ऑल अबाउट यू, ऑल अप टू यू ऑनेस्टली। Would love to see you in the next video. This is Kapil Dev Sharma. Always welcome to my YouTube channel, English by Kapil Dev Sharma. Thank you.